जेडीयू के कद्दावर नेता व पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी का एआईएमआईएम में शामिल होने का क्या है सच। मिथिलांचल व पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों से एमआईएम बिहार की टीम का हैदराबाद जाकर पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुए मीटिंग में किन किन मुद्दों पर किया गया डिस्कशन। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बिहार के मुतालिक खुसूसन मिथिलांचल के मुतालिक क्या लिया गया फैसला। एमआईएम मिथिलांचल के एक प्रभावशाली नेता के साथ खुसूसी बातचीत में इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे। इसके अलावा 2025 बिहार विधानसभा के मुतालिक और भी कई मुद्दों पर हुई है बातचीत, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हमारा आना दरभंगा में हुआ है। मिथिलांचल के दरभंगा में हमारे साथ है दरभंगा ज़िला के ज़िला अध्यक्ष यूथ के शादाब हसन साहब। इनसे हम बात करेंगे। मिथिलांचल के और पूरे बिहार के एमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात के लिए हैदराबाद गए थे और उनसे बहुत सारी बातचीत हुई मिथिलांचल के मुतालिक और पूरे बिहार के मुतालिक बहुत सारे डिस्कशन किए गए। बहुत सारे मुद्दों पर लोकसभा इलेक्शन 2024 और विधानसभा इलेक्शन 2025 के मुतालिक भी बहुत सारी बातचीत हुई है। तो आज हम शादाब हसन साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ किन किन मुद्दों पर बात हुई है और क्या क्या डिसीज़न लिया गया है। तो शादाब हसन साहब से मेरा पहला सवाल है कि हैदराबाद जो आप लोग गए हैं, तो एमआईएम मिथिलांचल टीम के मुतालिक वहाँ पर किन किन मुद्दों पर बात हुई है और 2024 लोकसभा इलेक्शन, बिहार विधानसभा इलेक्शन के मुतालिक किन मुद्दों पर बात हुई है और क्या डिसीज़न लिया गया। जब हम लोग हैदराबाद गए हुए थे बिहार की टीम, तो पूरी टीम जो गई थी पूरे बिहार से, इससे सबसे ज़्यादा टीम जो थी वो मिथिला की थी। और मिथिला की टीम से मुराद ये है कि दरभंगा, और दरभंगा की टीम इस वजह से अपने पूरे तैयारी के साथ गई हुई थी कि वहाँ जो पिछले जो इलेक्शन गए हैं 20 में, तो 20 में हमने गठबंधन हुआ था जेडीएफएस, तो हमारे गठबंधन से लड़ाई लड़ी गई थी दरभंगा में। तो इस बार हम लोग प्लान किए थे कि एमआईएम पार्टी यहाँ खुद अपना कैंडिडेट दे। तो इससे पहले एमआईएम के गठबंधन से दरभंगा लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है? नहीं, लोकसभा नहीं लड़ा था, हम लोगों ने विधानसभा लड़ा था। कौन सा विधानसभा? ये दरभंगा शहर, ठीक है, तो हम लोगों ने लड़ा था। और उसके बाद अभी 24 का जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों का पूरा प्लान है कि इंशाअल्लाह 24 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाएगा। हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे मजबूत से मजबूत और आ रहे हैं, तो उनको लड़ाने का पूरा जो है तैयारी चल रही है। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हम लोग गए हुए थे। और भी बहुत सारे बिहार पे मौजू हैं, दरभंगा पे मौजू हैं। जैसे दरभंगा का जो मामला है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो दरभंगा का एक रुतबा, जो एक वक़ार था, वो अभी वही है। और डेवलपमेंट की बात करें तो उस वक्त से ज़्यादा अभी काफ़ी पिछड़ चुका है। पटना को जाके आप देख लें, पटना कितना आगे बढ़ गया। तो जिस टाइम में हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त में पटना का जो डेवलपमेंट था, उससे कहीं बेहतर दरभंगा का था। मगर अभी का जो वक्त है, 20 साल से तकरीबन जो सरकारें चल रही है, उन सरकारों ने दरभंगा के लिए क्या किया, इस मुद्दों पे भी बात हुई। यहाँ विकास नहीं हो रहा है। दरभंगा शहर में जल जमाव का मामला इस तरीके का है कि अगर हल्की भी अगर बारिश हो जाए तो पूरा शहर देखिए बर्बाद बना हुआ है। पानी निकलने का जगह नहीं है, सड़क पे जो है गंदगी भरी हुई रहती है, कचरा बड़ा हुआ रहता है। नगर निगम जो है वो अपना सही तरीके से काम को अंजाम नहीं दे रहा है। तो इन तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मसाइलों की बात हुई है। और डीएमसीएच का मामला है, कॉलेजेस का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है कि एग्ज़ाम हो रहा है, सही से टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। रिज़ल्ट का मामला है, सही टाइम पे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट वगैरह को, काफ़ी लोग परेशान हाल हैं। हेल्थ का मामला है तो दरभंगा में हॉस्पिटल का मामला देख लीजिए, डीएमसीएच का फ्रंट की बिल्डिंग बनी है, वो भी सही तरीके से उसमें काम नहीं हो पा रहा है।
कभी अल्ट्रासाउंड का मशीन ख़राब है, कभी आपको क्या कहते हैं एक्सरे मशीन ख़राब है, कभी MRI मशीन जो है वो ख़राब है। इनके वजह से जो है वहाँ पे जो बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक वगैरह चल रही है, एक्सरे की हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह की हो, माना तरीके से वो लोग अपना रेट ले रहे हैं। तो एक बेचारा गरीब आदमी जब सरकार के बनाए हुए जो हॉस्पिटल हैं, तो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी से BPL धारी लोग हैं, वो लोग परेशान हाल होकर मजबूरी होकर वो बेचारे अपना ज़मीन वगैरह बेच के आते हैं कि दरभंगा DMCH में बहुत ही आस लेके इलाज होगा। और उन बेचारों को क्या होता है, डॉक्टर्स देख लेते हैं। डॉक्टर्स को देखने के बाद फिर क्या है, बाहर जाइए, नहीं आपका DMCH के अंदर में जांच हो सकता है, नहीं एक्सरे हो सकता है, नहीं अल्ट्रासाउंड हो सकता है, बहुत सारे जांच वगैरह बाहर से करना पड़ता है। आप DMCH के बगल में जाइए, देखिए कितने जांच घर खुले हुए हैं। क्या अगर दरभंगा की, मिथिलांचल की जनता MIM पे भरोसा करती है तो हैदराबाद वाला मॉडल जो है मिथिलांचल में लेकर के आएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। अभी हम लोग गए हैं, हमारे हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैं, 7 MLAs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, और वहाँ जाके देखिए कि जब कितने कम इसमें जो है वहाँ पे इतना बड़ा डेवलप हो सकता है। 20 रुपये का पर्ची कटा के आप टोटल फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं ओवैसी हॉस्पिटल्स में। बहुत सारे 12,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं जिनका फ्री एजुकेशन हो रहा है। तो सिर्फ महज 7 MLA कॉरपोरेटर्स और 1 MP होके जब ये काम को अंजाम दे सकते हैं, और यहाँ सिलसिला क्या है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें MLA के पास जाना होता है। मगर मैंने वहाँ एक मीटिंग मैंने अटेंड की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो दारुस्सलाम में डेली का वो रिवाज है वहाँ पे कि जितने कॉरपोरेटर्स, जितने MLA हैं और जितने क्या कहते हैं MPs हैं, वो तमाम लोगों का दारुस्सलाम में एक ही बेंच है। ये भी कोई नहीं है कि VIP टेबल लगता है, एक ही टेबल है और एक सा टेबल है, उसी पे सब लोग बैठते हैं और पूरी वहाँ की जो आवाम है अपने मसाइल को लेके आती है और उसको 99% काम जो है जो उनके हाथ में है और वो करवा सकते हैं, तो वहीं पे बैठ के मसले का हल हो जाता है। अपोजिशन ये MIM के जो बिहार के नेता है और कार्यकर्ता है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि MIM के नेता जो है वो हैदराबाद मॉडल दिखाते हैं, हैदराबाद का जो काम है वो कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन वो अपने आप में क्या है, यहाँ की जनता MIM के यहाँ के नेता को क्यों सपोर्ट करेगी, क्यों वोट करेगी, उसको नहीं बताते हैं। वो सिर्फ ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और दारुस्सलाम हैदराबाद को दिखाते हैं। देखिए, MIM पार्टी उन लोगों की लड़ाई लड़ती है जिन लोगों को एक वक्त था कि सबसे पहली सफ में जगह मिला करता था, ठीक है, और आज सबसे पीछे सफ में भी उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो MIM पार्टी उन जो पीछे खड़े हुए हैं उनको आगे फ्रंट पे लाने की लड़ाई लड़ती है, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ती है। इसके अलावा अगर बिहार के विधानसभा में या संसद भवन में या नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, दरअसल मामला ये है कि अगर एक हमारी विषाद चूंटी की तरह है, अगर जब हम कान में घुसेंगे तो परेशानी होगी ना, तो अभी तो हम उनके कान तक तो घुस चुके हैं और उसका वसवसा तो आपको देखने को मिल रहा है। आज दिन न्यूज़ में भी देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान में बना इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में जो लोग बोलते हैं दबे कुचले लोगों की, शिशुओं की, वंचितों की आवाज़ बन के इंडिया गठबंधन है। तो मैं इंडिया गठबंधन के जो नुमाइंदा हैं बिहार में, लालू प्रसाद जी हैं, तो मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि मायावती जी को क्यों नहीं लिया गया, आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब को क्यों नहीं लिया गया, MIM पार्टी को क्यों नहीं लिया गया? मायावती जी और MIM पार्टी को तो वो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर के काम करते हैं। देखिए, वो इस वजह से कह रहे हैं कि मायावती जी या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कद बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं। इज्जत देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है, इंसान की नहीं है। अल्लाह जिसको चाहेगा इज्जत देगा, जिसको चाहेगा ज़िल्लत देगा। तो उनको ये वसवसा है कि उनके जुड़ने से
एमआईएम पार्टी का एक नेशनल लीडर का एक बहुत बड़ा वकार हो जाएगा। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बावकार लोग हैं। चलिए अब मैं इस मुद्दे पर आगे बात करूंगा। अभी फ़िलहाल आप हम लोगों की बात जिस टॉपिक पे शुरू हुई थी कि हैदराबाद जो एमआईएम की बिहार टीम गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर, जैसा कि आपने बताया कि 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन के मुद्दों पर बात हुई, डिस्कशन हुआ, लेकिन क्या फ़ैसला लिया गया लोकसभा इलेक्शन में बिहार के मुतालिक, ख़ास करके मिथिलांचल के मुतालिक, और 2025 बिहार विधानसभा में मिथिलांचल के मुतालिक और पूरे बिहार के मुतालिक क्या फ़ैसला लिया गया? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुई, मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छी मुलाकात रही और हम लोगों ने इन मुद्दों को रखा वहाँ पे। तो हमारा जो जवाब उनसे मिला है बहुत ही इत्मीनान बख्श। हम 24 की लड़ाई मिथिलांचल की और सीमांचल की तमाम लोकसभा सीटों पे लड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ सीमांचल और मिथिलांचल तक ही महदूद नहीं रहेंगे, ठीक है। और भी सर्वेक्षण हम लोग का चल रहा है अभी, तो जैसे जैसे हमारी रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट ये अभी कंफर्म है कि सीमांचल 100% लड़ेंगे और मिथिलांचल भी 100% लड़ेंगे। तो मिथिलांचल की कोई एक सीट भी कंफर्म है? नहीं, मिथिलांचल में हमारी जितनी सीटें हैं तमाम जगहों पे लड़ेंगे हम। शिवहर लड़ेंगे, दरभंगा लड़ेंगे, मधुबनी लड़ेंगे, झंझारपुर लोकसभा लड़ेंगे हम, बेगूसराय लड़ेंगे हम, समस्तीपुर लड़ेंगे हम। मैंने कहा ना, सीमांचल मिथिलांचल तो हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम बहुत मजबूत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो हैं वो मीडिया में आके अपनी मजबूती दिखाने वाले लोग नहीं हैं। हमारी मजबूती आपको जमीन पे दिखेगी। ये बड़ा बड़ा बैनर लगा के, ठीक है, और हम खुद को अपने मजबूत साबित करें, तो भाई हम लोग जो सोचते हैं कि वो जो बैनर में जो पैसा खर्च करना है उससे बेहतर है कि मजलूम पे खर्च कर लें, जिनसे उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ भला हो जाए। तो इस बात का इत्मीनान रखिए कि हम पूरा मिथिलांचल भी लड़ेंगे और सीमांचल भी लड़ेंगे। कोई पार्टी हमारे साथ आए चाहे नहीं आए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है वो इंडिया गठबंधन आए चाहे नहीं है, उससे हमें फिक्र नहीं। इससे पहले भी आपने हमारा फाइट किया तो हमने बताया था आपको कि हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। हमारी लड़ाई जिसके लिए है वो लड़ते रहेंगे। हम मजलूमों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, शोषितों वंचितों के खिलाफ, जिस जात से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं है। हमारी बस लड़ाई ये है कि मजलूम जो है, जिसका 70 सालों से कभी भला नहीं हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने से भला हो जाए। अभी वो भले इस बात को नहीं समझना, पर इंशाअल्लाह वो समझेंगे। अभी बहुत सारे ज़राए से, सूत्रों से एक बात पता चल रही है यहाँ का, हमारे इलाके का एक बहुत ही मारूफ चेहरा फ़ातमी साहब, अशरफ अली फ़ातमी साहब के मुतालिक कि वो एमआईएम में शामिल होने का सोच रहे हैं या इरादा बना रहे हैं एमआईएम में शामिल होने का। इसके मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में अभी कुछ हमें जानकारी हासिल नहीं हुई है। हमें भी उल्टी पुल्टी, जब मैं हैदराबाद से आया तो कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पे भी बोला और भी घर पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोगों का कॉल आया हमारे पास। और भी अलीनगर वगैरह, अलीनगर है, पाली है, घनश्यामपुर है, इधर बहादुरपुर वगैरह का इलाका है, चोटी वगैरह का इलाका है, दरभंगा ग्रामीण वगैरह का इलाका है। उन तमाम जगहों के लोगों ने ये बात कही है और फ़ोन कर के लोगों ने पूछा। तो अभी तो हमारी फ़ातमी साहब से कोई बात नहीं हुई है। अगर वो आना चाहें तो बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो आते हैं तो क्या एमआईएम में उनको जगह मिलेगा? क्यों नहीं जगह मिलेगी। मैं कहता हूँ कि एमआईएम पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं, और मैं उनको दावत भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एमआईएम पार्टी की तरफ से वो अगर चुनाव लड़ें तो बेहतर है। एक नुमाइंदगी बिहार की तरफ से एक और होगी और मजबूत एमआईएम पार्टी और मजबूत भी होगी। और दूसरी, उनका जो राजनीतिक अनुभव है, तो उस अनुभव के साथ फिर से हम लोग और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे हम लोग। और एक और बात पता चल रही है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के मुतालिक कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लोकसभा इलेक्शन में दरभंगा लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए।
तो अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दरभंगा में मैदान में उतरते हैं दरभंगा लोकसभा सीट से, तब भी MIM जो है अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी? क्यों नहीं उतारेंगे भाई, हम क्यों नहीं उतारेंगे। और जहाँ तक आपने कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी का, भाई आते ही तो हमें 2 खबर मिली हमें। तो हम लोग सुनने के लिए मिला हम लोगों को कि यहाँ के संजय झा जी का यहाँ दरभंगा में लोकसभा सीट फाइनल हो गया है। ये हम लोगों को सुनने में आया है कि 99% ये कंफर्म है कि यहाँ संजय झा यहाँ से लड़ेंगे। अब ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अपना कहाँ ज़मीन तलाश करते हैं, वो तो उनको खोजना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अलीनगर विधानसभा का इलेक्शन छोड़ दिए और वहाँ से सिक्योरिटी है। अब तो वो जिस लोगों पे लड़े, तो वहाँ तो उनके जिला अध्यक्ष जो थे दरभंगा के, उनका कहते हैं उनके साथ खंजर भोंकने का काम किया। हम तो गठबंधन धर्म में थे ना, तो उनके खुद के पार्टी के जिला अध्यक्ष उनके साथ बगावत किया और बजाते उसका टेप रिकॉर्ड भी बहुत वायरल हुआ। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे कि टोपी वाले को मिल गया कि खिलाड़ी को टिकट नहीं मिला। ये तो हमने नहीं कहा ना, और ये पूरे दरभंगा पूरे मिथिलांचल के लोग अभी भी फेसबुक वगैरह पे खोजिएगा तो मिल जाएगा, जो दरभंगा जिला के अध्यक्ष थे RJD के। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है। बहुत ही मशहूर वकील है महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब अभी हाल में नए संसद भवन में जो मामला पेश आया था कुंवर दानिश अली के मुतालिक, तो उनके मुतालिक महमूद पराचा साहब ने कुंवर दानिश अली को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया है जितना RSS और BJP को जिम्मेदार ठहराया है। और उन्होंने कुंवर दानिश अली पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप बहुत कमज़ोर बुज़दिल की तरह वहाँ पे ट्रीट कर रहे थे। कोई भी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हर किसी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कोई भी उनको रोकने की कोशिश नहीं किया, कोई भी मजबूती के साथ वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग दानिश अली साहब। देखिए, मजबूती के साथ वहाँ पे जवाब दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इस मुद्दे पे जवाब नहीं दिए ना, तो उनके साथ जब मामला आया था तो जवाब दिए थे। जी। देखिए, वो उन लोगों का काम ही है कि मुसलमानों को गाली दो, अपद लो। ये BJP की तो पुरानी राजनीति है ये, इसमें नया क्या है। तो और जिसने जो ये गाली दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने तो गाली दी। तो गाली दी तो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, तो सवाल ये बनता है, अगर कोई अदर पार्टी का, अगर कांग्रेस का हो, चाहे वो BSP का हो, चाहे हमारे पार्टी का हो, वो तो उन पर बैन कर देते हैं, क्योंकि उनको ओम बिरला जी को इशारा होता है, वो काम करते हैं मोदी जी के इशारे पे। अच्छा, यानी कि जो स्पीकर है वो मोदी जी के इशारे पे बिल्कुल काम करते हैं। जब जो इतने इससे पहले जो इतने MP वगैरह पे जो बैन किया गया, उन पर जो कार्रवाई की गई, तो मेरा सवाल है कि जो हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, जहाँ पर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में किस तरीके से काम होगा, कौन कौन योजना पास होती है, कैसे आगे रणनीति तय की जाएगी, बहुत सारे बिल पास होते हैं, तो उसको तो पूरा वर्ल्ड देखता है ना। और पूरा वर्ल्ड में उन्होंने क्या दिया है। महमूद पराचा साहब के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो दानिश अली साहब पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। अगर महमूद पराचा साहब ने कहा है, महमूद पराचा साहब, आप उनका ये भी कहना है कि दानिश अली साहब का BJP और RSS से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ गांठ है। वो BJP के अगर चाहने वाले हैं और उनसे काफ़ी अच्छा टर्म है BJP और RSS साहब से, तो दानिश अली साहब इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती है उनके लिए। तो कि आप जिसके गोद में जाके बैठते हैं, उन्होंने आपको इतने गंदे अल्फाजों से आपको नवाजा है। उन अल्फाजों को मैं दोबारा रिपीट में करना नहीं चाहता हूँ। तो अगर ज़रा सा भी अगर उनके अंदर शर्म और लिहाज बाकी है, तो उनसे वो दूर रहें, दूरियाँ बना के रखें। और लोकसभा के अंदर में जो इस तरह की बात की गई है, वो एक आदमी तो नहीं की गई है, क्योंकि कोई एक डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसकी डिस्ट्रिक्ट से आप लड़ते हैं, तो वहाँ के पूरे लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर में। और उसने जो कहा है, वो पूरे मुसलमानों के लिए ये गाली दी है, गाली सुनवाई उन्होंने। तो ये बड़े शर्म की बात है दानिश अली साहब के लिए और लोकसभा स्पीकर के लिए। मैं लोकसभा स्पीकर से मैं ये डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी सदस्यता को रद्द की जाए।
अगर लोकसभा स्पीकर अगर अमानतदार हैं, अगर इससे पहले भी उन्होंने अगर ईमानदार का अगर सबूत दिया है कांग्रेस के साथ करके और भी दीगर पार्टी के साथ करके, तो वैसे इनके साथ भी करके, वैसे तो उम्मीद तो नहीं है कि ये वो करेंगे, सदस्यता खत्म करेंगे उनकी, इन पे कुछ कार्रवाई की जाएगी। अभी सुनने में आया है कि इस स्पीच को जो है वो लोकसभा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।